नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 जून 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। यह पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधि UNGA के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। इन्होंने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल के विरुद्ध 3/4 बहुमत हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड के तहत 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की गई थी। इस बार 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र जो कि 2021-22 के लिए होगा, इसमें एशिया प्रशांत समूह की बारी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मनोनीत अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डी कैबिनेट बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज प्रेसिडेंट इलेक्ट अब्दुल्ला शाहिद? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, के नागराज नायडू। शेफ डी कैबिनेट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ मुख्य सहायक या निजी सचिव होता है। UN में नौकरशाही शेफ डी कैबिनेट के नियंत्रण में ही होती है। शेफ डी कैबिनेट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वरिष्ठ नौकरशाह होता है जो संगठन के शीर्ष पद पर बैठने वाले शख्स के निजी सचिव के तौर पर काम करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ऑपरेशन पेंजिया 14 शुरू किया गया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड ऑपरेशन पेंजिया 14? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरपोल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल द्वारा इस ऑपरेशन के माध्यम से नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को लक्ष्य बनाया गया है। इस ऑपरेशन में वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केटप्लेस सहित 1,10,000 से अधिक वेब लिंक को बंद या हटा दिया गया। ऑपरेशन पेंजिया इंटरपोल का एक सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो नकली और अवैध स्वास्थ्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करने के साथ साथ अनियमित वेबसाइटों से दवाएं खरीदने से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी काम करता है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन पेंजिया संचालित किया गया था वो 2008 में किया गया था और भारत में इंटरपोल के लिए नोडल इकाई है CBI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परामर्श कार्यक्रम युवा योजना की घोषणा की है। इसका पूर्ण रूप क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड अ मेंटरशिप प्रोग्राम युवा स्कीम to train writers. What is its full form? The right answer is option number C, young, upcoming and versatile authors. इस योजना का उद्देश्य 30 साल से कम उम्र के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है जो खुद को अभिव्यक्त करने और भारत तथा इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। इन 75 लेखकों का चयन माईगॉव पर एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लेखकों को 6 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 50,000 रुपये की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इस योजना के चरणवार निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इन युवा लेखकों द्वारा लिखी गई एक पुस्तक या पुस्तकों की एक श्रृंखला NBT द्वारा प्रकाशित की जाएगी और लेखकों को 10% की रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनूप चंद्र पांडे। उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ 3 सदस्यीय निकाय में शामिल हो गए हैं। तो 3 सदस्यीय निकाय है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए
16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया, जो अभी भी जारी है। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल। ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में। और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना इज बीइंग लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 2021-22 के बजट में की गई थी। इस योजना के कारण राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्वैमासिक आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में एक कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? Which app has been launched by the Ministry of Ayush during an event in connection with the 7th International Day of Yoga? The right answer is option number B, नमस्ते योग। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया था। नमस्ते योग का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाना है। इसके अलावा सामान्य योग प्रोटोकॉल के विभिन्न पहलुओं पर आधारित 10 एपिसोड की श्रृंखला भी शुरू की गई है, जिसे डीडी इंडिया चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व स्तर पर सबसे पहले 2015 में इसका आयोजन किया गया था। 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड किस महिला तैराक ने बनाया है? विच फीमेल स्विमर हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड in the 100 meter backstroke tournament?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कायली मैककेन। यही है। 19 साल की ऑस्ट्रेलियाई तैराक कायली ने 13 जून को 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकेंड में तय कर इतिहास रच दिया। कायली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया। कायली से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका की रेगन स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 2019 में 57.57 सेकेंड का समय लिया था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पेरिस में खेले गए इस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानेस सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हरा दिया। बहुत लंबा मैच चला था ये। इसके साथ ही जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी रॉय एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया था। सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किनके नाम है? राफेल नडाल के नाम है, जिसे जोकोविच ने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में ही हरा दिया था। और यह इनका दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है जोकोविच का। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। चेक गणराज्य की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बारबोरा ने रूस की अनस्तासिया पेवल्यूचेंकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम महिला खिताब एकल का खिताब जीत लिया। बारबोरा ने एक ही नहीं बल्कि 2-2 खिताब जीते। इन्होंने महिला डबल्स का खिताब भी जीता अपने देश की ही कैटरीना सिनियाकोवा के साथ। किस भारतीय मूल की पत्रकार ने अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज़ वन द पुलित्जर अवार्ड 2021 इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है मेघा राजगोपालन। मेघा ने इंटरनेट मीडिया प्रकाशन बजफीड न्यूज़ से अपने 2 सहयोगियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुस्चे के साथ झिंजियांग क्षेत्र में चीन के गुप्त रूप से बनाए गए उइगर मुसलमानों के हिरासत शिविरों को उजागर करने वाली अपनी नवीन खोजी रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में अमेरिका के शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड साझा किया। चीन ने इस तरह के स्थानों के अस्तित्व से पहले इनकार किया था। झिंजियांग में हजारों मुसलमानों को हिरासत में लेना शुरू करने के बाद राजगोपालन 2017 में चीन में एक नज़रबंदी शिविर का दौरा करने वाली पहली महिला थी। किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ई निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्टल और ऐप का शुभारंभ करते हुए कहा कि पंजीकरण के लिए नामित कार्यालय जाने पर मजदूरों के कामकाज का एक दिन बेकार चला जाता था। इसीलिए राज्य सरकार ने यह ऑनलाइन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। मजदूरों के पास अब दोनों ही विकल्प होंगे। वे इन ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर पंजीकरण करा सकते हैं या खुद सामान्य सेवा केंद्र जाकर ऐसा कर सकते हैं। एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया है। इन्होंने अपना पहला कार्यकाल कब शुरू किया था? एंटोनियो गुटेरेस हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज फर्स्ट टेन्योर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2017। एंटोनियो गुटेरेस एक पुर्तगाली राजनेता है जो 1 जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के रूप में कार्यरत है। 8 जून को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव के पद के लिए सर्वसम्मति से 72 वर्षीय गुटेरेस के नाम की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कोन बोजकिर ने 18 जून को घोषणा किया कि इनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से आरंभ होगा और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक कम लागत वाला सेंसर विकसित किया है जो गंदे पानी में
कोरोना वायरस के अंशों का पता लगा सकता है। साइंटिस्ट्स ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए लो कॉस्ट सेंसर विच कैन डिटेक्ट ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस इन डर्टी वाटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे। सेंसर 10 पिकोग्राम प्रति माइक्रोलीटर जितने सूक्ष्म स्तर पर भी वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाने में सक्षम है। स्ट्रैथसाइडल विश्वविद्यालय ब्रिटेन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस तकनीक का इस्तेमाल निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कोविड-19 के व्यापक प्रसार पर नज़र रखने में किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर लोगों की जांच करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल स्टेटस टू द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एल सल्वाडोर। तो जरा मैप को देख लीजिए, एल सल्वाडोर यहाँ पर है, इस तरफ है आपका पैसिफिक ओशन, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है। इधर देखिए ग्वाटेमाला, इधर है होंडुरास, इधर निकारागुआ, तो इसी के बीच में है ये एल सल्वाडोर। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। एल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति ने 7 जून को घोषणा किया था कि देश की लीगल करेंसी बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देश का पहला ऐसा गांव कौन बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री वेयर ऑल एडल्ट्स हैव बीन गिवन अ डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस गांव का नाम है वेयान। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वेयान गांव की बात चल रही है, जहां पर 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस तरह से यह देश का पहला गांव है जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इस गांव में टीकाकरण कठिन और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गांव में खानाबदोश परिवार शामिल हैं जो अपने पशुओं को चराने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, और गांव में इंटरनेट की भी कोई सुविधा नहीं है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने भारत के कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन हैव लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कैंपेन इन हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 112 जिलों में। इस अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर के तहत मदद दी जाएगी। इसके तहत कोविड-19 के ऐसे मरीजों की घर पर देखभाल करने में जिला प्रशासन की मदद की जाएगी जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं। यह अभियान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव नामक विशेष पहल के तहत शुरू किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत में वर्तमान में आकांक्षी जिलों की कुल संख्या कितनी है? क्या 112 ही है या इससे अधिक है? अमेरिका के बाद किस देश ने औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी है? विच कंट्री हैज़ फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काईज आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट आफ्टर द USA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 जून 2021 को इसकी घोषणा की। अमेरिका इस संधि से पहले ही अलग हो चुका है। ओपन स्काई संधि का मकसद सदस्य देशों की सेना और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और सदस्य देशों के मिलिट्री इलाकों में टोही उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच विश्वास का निर्माण करना था। इस संधि पर 24 मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह संधि साल 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या भारत इस संधि का सदस्य है अथवा नहीं है, और वर्तमान में इस संधि में कितने देश शामिल हैं अमेरिका और रूस के बाहर होने के बाद। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन एडवाइजर इन द वर्ल्ड बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रंजीत सिंह दिसाले। यही है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले रंजीत सिंह दिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। इन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया गया था।
तो इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा जून 2021 से जून 2024 तक। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष की संज्ञा देकर उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य योजना पारित की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व trees older than 50 years in urban areas by terming them as heritage trees? The right answer is option number C. महाराष्ट्र में एक वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में मानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं, जैसे कि माप इसका क्या है, आकार, दुर्लभता, सौंदर्य इसका या ऐतिहासिक मूल्य, ऐतिहासिक व्यक्ति, स्थान या मृतकों के साथ संबंध। इसके लिए एक निश्चित प्रजाति के लिए किसी क्षेत्र के मूल प्रजाति होने की आवश्यकता नहीं है। फर्मीना नामक दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू मैन्युफैक्चर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल नेम्ड फर्मीना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल। यह केबल इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। इस अंडर सी केबल को अमेरिकी कंपनी सबकॉम द्वारा डिजाइन एवं स्थापित किया जाएगा और यह वर्ष 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगी। 12 फाइबर पेयर के साथ यह केबल उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे उपयोगकर्ता गूगल उत्पादों जैसे सर्च इंजन, जीमेल और यूट्यूब के साथ साथ गूगल क्लाउड जैसी सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? Who has been sworn in as the new Prime Minister of Israel? The right answer is option number A, नप्ताली बेनेट, यही हैं। इजराइल की संसद ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, जिनकी लिक्विड पार्टी थी, कि 12 साल के शासन को समाप्त करते हुए 8 पार्टियों के गठबंधन सरकार को मंजूरी दे दी। 13 जून को संसद द्वारा एक नई सरकार को मंजूरी देने के बाद एक करोड़पति पूर्व तकनीकी उद्यमी जिन्होंने कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ राजनीति में शोहरत हासिल की है, को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। 49 वर्षीय नप्ताली की पार्टी का नाम है यामिना। इनके माता पिता अमेरिकी मूल के हैं और बेनेट को धार्मिक राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। नप्ताली ने 2006 से 2008 के बीच नेतन्याहू के लिए वरिष्ठ सहयोगी के रूप में कार्य किया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इजराइल। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ वन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर ब्यूरियल। इस फिल्म को लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवा कोटा मुनु से प्रेरित जो येसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। यह जो फिल्म है यह मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। यह फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है और एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द रिपोर्ट ऑफ एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर है देखिए मैप। मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है उड़ीसा, थर्ड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं 5 साल से कम उम्र के, 59% बच्चे, 54% किशोर लड़कियां और 53% गैर गर्भवती गैर स्तनपान करने वाली महिलाएं एनीमिक है, यानी खून की कमी से शिकार है। सबसे बॉटम स्टेट में देखेंगे तो नागालैंड है, सबसे नीचे का स्थान मिला है स्टेट कैटेगरी में। यूनियन टेरिटरी में टॉप पोजीशन हासिल किया है अंडमान और निकोबार आइलैंड ने और बॉटम पे है एनसीटी ऑफ दिल्ली। किस धावक ने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर दौड़ का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच स्प्रिंटर हैज सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वुमेन्स 10,000 मीटर्स और 10 किलोमीटर रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है लेटेसेन बेट गिडी। 8 जून को इथियोपिया के लेटेसेन बेन गिडी ने 2 दिन पहले यानी 6 जून को
सिफान हसन द्वारा निर्धारित 10,000 मीटर विश्व रिकॉर्ड से 5 सेकंड का समय निकालकर 29 मिनट 1.03 सेकंड का नया रिकॉर्ड इसी ट्रैक पर बनाया, जिस पर इथियोपिया में जन्मी डच महिला सिफान हसन ने 6 जून को नीदरलैंड के हेंजेलो में 29 मिनट 6.82 सेकंड के समय में 10,000 मीटर में 5 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 2 दिन ही टिक पाया यह रिकॉर्ड। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू प्ले द मोस्ट टेस्ट क्रिकेट मैचेस फॉर इंग्लैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन। अब आप पूछेंगे कि इस तरह से तो बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे हर एक देश का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इंग्लैंड दुनिया की ऐसी पहली टीम बन गई है जिसमें एक तेज गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का कमाल किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने 162 मैच खेले हैं। इन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। निम्न में से कौन अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ए डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी नहीं है, बाकी ये तीनों डिप्टी गवर्नर के रूप में हैं। डॉक्टर सचिन आरबीआई बोर्ड के निदेशकों में से यानी डायरेक्टर्स में से एक है। न्यूज़ में क्यों है? रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके महेश कुमार जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक का स्ट्रक्चर समझिए। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर, यानी डिप्टी गवर्नर की संख्या हो गई है 4, और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आप सभी जान ही रहे हैं। पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला पहलवान ने जीता है? विच इंडियन वुमेन रेसलर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 53 kg वेट कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। देखिए यहाँ पर विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। इन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। इसी साल जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत की पदक की सबसे बड़ी उम्मीदवारों में से एक महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपनी तैयारियों की एक झलक पोलैंड ओपन में दे दी है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है। भारत ने इस टूर्नामेंट का अंत 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ किया था। तो विनेश के अलावा पुरुष वर्ग में रवि ने 61 किलो भार वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाया था। पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट द सिडे डी लिस्बोआ लिस्बन इन पोर्तुगल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। तस्वीर में देखिए 23 वर्षीय चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका। पुर्तगाल के लिएंड्रो रामोस 72.46 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे और मैक्सिको फर्नांडिस तीसरे स्थान पर रहे। नीरज ने इससे पहले मार्च में पटियाला में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का फुल डिस्क्रिप्शन यानी संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अन्य विषयों पर फोकस करने के लिए। अंतिम प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धारोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 268 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? रिसेंटली विच कंट्रीज एंटी कम्पिटिटिव अथॉरिटी हैज़ फाइंड गूगल
268 मिलियन US डॉलर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बयान में कहा गया है कि गूगल द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथाएं काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि ये प्रथाएं गूगल के प्रतिस्पर्धाओं को निश्चित प्रकाशकों और मोबाइल साइटों के अनुप्रयोगों के बाजारों में दंडित करती है। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रहरी ने ऑनलाइन विज्ञापन व्यवसाय में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 220 मिलियन यूरो, जिसको कन्वर्ट करेंगे आप US डॉलर में तो 268 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1950 करोड़ रुपये होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।